तो बच्चों देखिए, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उन दोनों बिंदुओं का जितना डिस्टेंस होता है, उन दोनों बिंदुओं तक के पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और उसके न्यूनतम दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, कम से कम दूरी होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जब कोई वस्तु दूरी समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन करती है तो चाल कहलाता है, और जब कोई वस्तु समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन करती है तो वह उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। यानी कि अगर वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदल रही है, उसकी दूरी या उसका विस्थापन बदल रहा है समय के साथ, तो यह कहा जाता है कि वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। अब हमने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु को केंद्र मानते हुए उसके परितः चारों ओर गति करती है, कोई वस्तु जब किसी बिंदु को केंद्र मानते हुए उसके परितः चारों ओर गोल गोल गति करती है तो उस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। उस गति को कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा भी है और सीखा भी है। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्पेशली आज के इस वीडियो में हम जो फोकस करने वाले हैं वह फोकस करेंगे त्वरण के बारे में। देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु स्थिति में परिवर्तन करती है समय के सापेक्ष, तब तो वह गति कहलाती है। लेकिन जब वस्तु का वेग बदलता है समय के सापेक्ष, वस्तु का चाल बदलता है समय के सापेक्ष, तो हमें जो देखने को मिलता है वह होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने वेग में, अपने चाल में परिवर्तन करती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? त्वरण, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, यानी किसी एक बिंदु को केंद्र मानते हुए उसके चारों ओर घूमती है, तो उसमें हम चार प्रकार का हमें त्वरण देखने को मिलता है। नंबर 1 जो है वह है अभिकेंद्र त्वरण, और नंबर 2 जो आपका है वह है स्पर्शी त्वरण, और नंबर 3 आपका है नेट त्वरण, और नंबर 4 आपका है कोणीय त्वरण। तो ये 4 प्रकार के त्वरण आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4 कौन सा है? कोणीय त्वरण। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अभिकेंद्र त्वरण की। तो देखिए, अभिकेंद्र त्वरण क्या है? हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अपने समय के सापेक्ष अपने वेग में परिवर्तन करती है तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अब ये मान लेते हैं कोई वस्तु है जो इस बिंदु O को केंद्र मानते हुए इसके चारों ओर गति कर रहा है, तो इसके साथ देखिए होगा क्या? चूंकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो उसके साथ परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। वेग के साथ परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। इसके साथ एक कंडीशन ये हो सकता है कि यह जो कण गति कर रहा है एक नियत वेग से, अचर चाल से गति कर रहा है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति कर रहा है तो यहाँ पे भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान अगर वृत्तीय गति करेगा तो वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। 5 है तो 5 फिक्स है, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन अगर नहीं होगा तो त्वरण देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि वेग के साथ 2 चीजें होती हैं। सदिश राशि है इसलिए क्योंकि उसका परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो इसका परिमाण बदले या ना बदले, लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो एक चीज जरूर बदलती है, जो कि उसकी क्या है? दिशा। और उसकी दिशा को ज्ञात करना हमने बताया था कि कोई वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वेग की दिशा को बताती है। तो इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर है, इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर है, इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर है, और इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर है। कहने का सार यह है कि मतलब जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, जैसे जैसे निरंतर गति कर रही है, निरंतर उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो एक
चूंकि वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो चाहे परिमाण में परिवर्तन हो चाहे दिशा में परिवर्तन हो तो रहा है परिवर्तन। और जब कभी भी परिवर्तन होगा हमें क्या देखने को मिलेगा, त्वरण देखने को मिलेगा। तो इस वेग में दिशा के कारण, इस वेग के दिशा के कारण जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु निरंतर अपने वेग की दिशा में परिवर्तन करती है, और उस वस्तु के वेग की दिशा में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो यह कैसे प्राप्त होता है, यह कैसे प्राप्त होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर आपका होता है v²/r। भी स्क्वायर बटे कितना होता है, r। अब देखिए इसका एक फार्मूला और बनेगा, हमने पढ़ा है, सूत्र को ड्राइव किया है। v बराबर कितना होता था, r ओमेगा होता था। v बराबर कितना होता था, r ओमेगा। अगर इसके जगह पे हम इसको रख दें तो यहां से त्वरण AC बराबर आ जाएगा, v² के जगह पे r ओमेगा रखेंगे तो r² इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, r। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो AC बराबर कितना आया, ओमेगा² इंटू r। तो यहां से ये अभिकेंद्र त्वरण बराबर कितना आया, ओमेगा² इंटू r। ये तो रहा अभिकेंद्र त्वरण, जो कि किसके परिवर्तन के कारण होता है, वेग की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण हमें जो त्वरण देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। एक चीज और, अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है, भाई त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि वेग सदिश राशि है इसलिए त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। अभिकेंद्र त्वरण की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा कहां होती है, केंद्र की ओर। हमेशा कहां होती है, केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा कहां होती है, केंद्र की ओर। तो इसकी दिशा लिख लेंगे हम कि दिशा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। इसकी दिशा हमेशा कहां होती है, केंद्र की ओर होती है। तो दो चीजें हम ध्यान में रखेंगे कि वेग परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण अभिकेंद्र त्वरण देखने को मिलता है। दूसरा चीज, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा किधर होती है, केंद्र की ओर। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा किधर होती है, केंद्र की ओर। अब बात करेंगे स्पर्शी त्वरण की। तो स्पर्शी त्वरण, जैसे यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर, 10 मीटर, 20, 12 मीटर, यानी कि कहने का मतलब कि वेग निरंतर बढ़ रहा है, एक समान वृत्तीय गति नहीं है। यह जो स्पर्शी त्वरण है यह हमेशा असमान वृत्तीय गति के कारण प्राप्त होता है। और यह कैसे प्राप्त होता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण। वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, स्पर्शी त्वरण। अब जैसे देखिए इसका वेग 5 मीटर, 7 मीटर, मतलब ये इसका वेग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमें जो त्वरण प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, स्पर्शी त्वरण। अब इसकी दिशा को अगर हम ज्ञात करें, इसकी दिशा, तो इसकी दिशा अगर ज्ञात करें तो अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यानी जैसे 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, अगर इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है वस्तु का वेग, तो ये जो इस स्पर्शी त्वरण की दिशा होगी यह वेग के ही दिशा में होगी। यह बढ़ रहा है इसलिए वेग की दिशा में होगी, ये बढ़ रहा है इसलिए वेग के ही दिशा में होगी, बढ़ रहा है वेग के ही दिशा में होगी। लेकिन अगर घटेगा, अगर वेग, वस्तु का वेग अगर घटता है तो यह वेग के दिशा के जस्ट विपरीत होगी। तो यहां लिखेंगे कि यदि वेग बढ़ता है तो इसकी दिशा, इसकी वस्तु का वेग बढ़ता है तो इसकी दिशा वेग की दिशा में, और यदि वेग घटता है तो वेग के विपरीत दिशा में, वेग के विपरीत दिशा
में, तब वेग के विपरीत दिशा में होती है। अगले क्रम में हमारा क्या है, नेट त्वरण। और नेट त्वरण जो होता है वह अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्शी त्वरण के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, नेट त्वरण प्राप्त होता है। और नेट त्वरण जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सदिश इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पर्शी त्वरण की दिशा अगर वेग बढ़ रहा है तो ऐसे है, तो यहाँ पे स्पर्शी त्वरण है, आपको इसको AT से प्रदर्शित करते हैं, टेंजेंट एक्सेलरेशन टेंजेंट से। तो ये AT की दिशा है, ये क्या है, AT की दिशा है। और यह क्या है, अभिकेंद्र त्वरण यानी AC की दिशा है। अगर इसको हम एक इस प्रकार से अगर ड्रा करें, इस प्रकार से अगर हम ड्रा करें इसको, तो यह एक क्या बन जा रहा है, समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। यह क्या बन जा रहा है, समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। यानी इसका अगर परिणामी चाहिए, इसका नेट चाहिए, तो इसके विकर्ण से हमें प्रदर्शित करना होगा। इसका परिणामी हमें विकर्ण से, इसके विकर्ण से प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि हमने सदिश योग का जो चतुर्भुज नियम पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो सदिश इस प्रकार से हैं कि दोनों किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो उनका परिणामी क्या होगा, उसके विकर्ण, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा और उसकी दिशा हमेशा इसके तीर की तरफ होगी। तो सदिश योग का जो त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिश इस प्रकार से हैं कि दोनों, जैसे ये A है और ये क्या है, B है, और यह एक समांतर, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है और ये दोनों एक किसी समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो परिणामी होगा वह इसके विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज हमने सदिश योग के चतुर्भुज नियम में पढ़ रखा है। और इसका जो परिणामी R है, उस R का फार्मूला हमने ड्राइव किया था। उस R का फार्मूला होता था कि जैसे ये है तो A का परिमाण यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB साथ में कॉस थीटा, साथ में क्या था, कॉस थीटा। तो यहां पर भी कुछ कंडीशन आपका इसी प्रकार से बन रहा है। यहां पर भी इसके परिणामी निकालने के लिए, इसका नेट त्वरण निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यहां पे आपका है AC। A के जगह पे क्या है, AC है, तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर टेंजेंट T का स्क्वायर प्लस 2AC इंटू AT कॉस कितनी डिग्री है, यहां से इसके मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ये आपका हो जाएगा AT इंटू कॉस 90, कितना हो जाएगा, cos 90। और cos 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से A नेट बराबर आ जाएगा, A नेट बराबर आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, और इसका मान कितना हो जाएगा, सॉरी cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 बराबर कितना होता है 0, तो cos 90 का 0 मान हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से A नेट की वैल्यू कितनी आ गई, A नेट की वैल्यू आ गई अंडर रूट का AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो इस तरह से जब कभी भी हमें नेट त्वरण निकालना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करके नेट त्वरण को निकाल सकते हैं। चौथा नंबर आता है हमारा कोणीय त्वरण। कौन सा है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बहुत ही आसान है। जैसे देखिए क्या है कि जब कभी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो निरंतर उसके कोण में परिवर्तन होता है, निरंतर उसके थीटा में परिवर्तन होता है, और थीटा में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोणीय वेग। थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। तो अगर समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन होता है तो कोणीय वेग प्राप्त होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। जिसे हमारा कोणीय त्वरण का अगर हम ये बनाएं तो कोणीय त्वरण बराबर कितना हो जाएगा, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण बराबर हमारा आ जाएगा थीटा में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन। और कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं, परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। और ओमेगा का, डेल्टा का मान क्या होता है 2 - 1, यानी ओमेगा 2 - ओमेगा 1 और बटे T2 - T1। तो इस तरह से जब कभी भी कोणीय वेग में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष होता है तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है, कोणीय त्वरण। तो जब कभी भी कोणीय वेग में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष हो, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने चारों देखिए।
अब देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, वेग की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सबसे पहला चीज इसमें क्या होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन। वेग की दिशा में परिवर्तन। वस्तु जब कोई कभी भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, उसके वेग की v की दिशा में परिवर्तन। यहाँ दिशा अलग है, यहाँ दिशा अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या देखने को मिलता है, वेग की दिशा में परिवर्तन। और वेग की दिशा में परिवर्तन, वेग में जब कभी भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो वहां पे क्या प्राप्त होता है, हमें त्वरण प्राप्त होता है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण हमें क्या प्राप्त होता है, अभिकेंद्र त्वरण प्राप्त होता है। अभिकेंद्र त्वरण प्राप्त होता है। अभिकेंद्र त्वरण प्राप्त होता है। अब अभिकेंद्र त्वरण की अगर दिशा हम बताएं तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमने बताया था कि इसकी जो दिशा होती है वह कहां होती है, केंद्र की ओर। दिशा कहां होती है, केंद्र की ओर। तो जो अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा हमेशा होती है कहां होती है, इसके केंद्र की ओर। हमेशा कहां होती है, केंद्र की ओर। कहां होती है, केंद्र की ओर। कहां होती है, केंद्र की ओर। तो जो अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा है वह कहां होती है, केंद्र की ओर। अब अभिकेंद्र त्वरण, अब जब कभी कोई वस्तु गति करता है तो गति क्यों करता है, कोई वस्तु गति क्यों करता है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन क्यों करती है। हमने पार्ट 3 में पढ़ा है कि जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या करती है, गति करती है। यानी किसी भी वस्तु को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक इस वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा, तब तक यह वस्तु गोल गोल घूम ही नहीं सकती। यानी इस वस्तु को घुमाने के लिए, इस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गति कराने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वह क्या है, बल है। वह क्या है, बल है। यानी इसको घुमाने के लिए एक ऐसा बल चाहिए जो कि इसको क्या करे, घुमाए। इसको क्या करे, घुमाए। तो यहां से जो इसको, इस वस्तु को जो घुमा रहा है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल। और जिसकी दिशा अगर ज्ञात करें, इस वस्तु को जो बल इस वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने की कोशिश कर रहा है या घुमा रहा है, उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। और अगर अभिकेंद्र बल की दिशा हम बताएं, भाई बल कैसी राशि है, सदिश राशि। स्वाभाविक सा बात है कि इसके लिए दिशा की जरूरत होगी। तो हमने पढ़ा है सूत्र कि F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है ma। F बराबर कितना होता है, ma। और इसका मतलब आप समझते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने जो 4 एग्जांपल दिया था उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार का संबंध, यहाँ वेक्टर अगर हमने लगाया है और यहाँ वेक्टर हमने लगाया है तो इसका मतलब यह है कि जहाँ इसकी दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होगी। यानी इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या होगी, समान होगी। F क्या होता है, त्वरण, और F क्या होता है, बल। और यानी कि यहाँ पे त्वरण की दिशा हमेशा किधर है, केंद्र की ओर। तो बल की भी दिशा कहाँ होगी, केंद्र की ओर। तो इसकी भी दिशा कहाँ होती है, इसकी भी दिशा हमेशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर। केंद्र की कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। और इसके अभिकेंद्र बल का अगर मान ज्ञात करें, FC यानी अभिकेंद्र बल की अगर हम ज्ञात करें तो M और A बराबर हमने क्या बताया था, A बराबर अभी हमने बताया था कि जो त्वरण AC बराबर होता है वह होता है V²/R। क्या होता है, V²/R। तो M V² कितना हो जाएगा, R। अब जहां कहीं भी अभिकेंद्र बल की बात होगी वह क्या कहा जाएगा, अभिकेंद्र बल बराबर MV²/R। यह सूत्र होता है। अगले आने वाले पाठ में जब बल आगे आने वाला जो पार्ट है आपका बल से संबंधित है, उसमें सारे सूत्रों का डेरिवेशन आपको कराया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है बस। तो यहाँ से जो अभिकेंद्र बल है वह कितना है, MV²/R। अब देखते हैं, आइए अभिकेंद्र बल के बारे में चर्चा करते हैं। ये अगर देखा जाए एक्चुअल में, वास्तविक में देखा जाए तो यह कोई बल नहीं है, कोई बल है ही नहीं, यह कोई बल है ही नहीं। अब बोलोगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, अभिकेंद्र
बल कोई बल है ही नहीं। तो अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं है तो आखिर है क्या? देखिए, अभिकेंद्र बल कोई स्पेशली बल नहीं है। जैसे कि जो आपका प्रधानमंत्री है, जो आपका क्या है, प्रधानमंत्री है, तो आपका प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, कोई स्पेशल बंदा नहीं है प्रधानमंत्री, जो कि जिसका नाम हो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक पोस्ट है जिस पर इसको क्या किया गया है, बैठाया गया है, तो यही क्या कहलाता है, आपका प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं, प्रधान अध्यापक जो हैं, प्रधानाचार्य जो हैं यानी प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा नहीं होता, प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा नहीं होता। यह एक पोस्ट है, यह एक पद है जिस पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभिकेंद्र बल कोई अलग से बल नहीं है, अलग से कोई बल नहीं है। यह क्या है कि जो जैसे अगर ये वस्तु गोल गोल घूम रही है तो वह बल जो इस वस्तु को गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहा है या इस वस्तु को गोल गोल घुमा रहा है, उसी बल को हम नाम दे देंगे अभिकेंद्र बल। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे ये जो सूर्य देवता हैं, पृथ्वी इनके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो चारों ओर जब चक्कर लगा रही है यानी कि गोल गोल घूम रही है, इनके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। और किस बल के कारण घूम रही है, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इनके मध्य जो लग रहा है बल, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो बल लग रहा है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। वह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। वह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। वह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके सहारे पृथ्वी क्या कर रही है, चारों ओर घूम रही है। तो यहां पे जो इस पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में जो Fc है वह किसके बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि यहां पे जो अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है, यहां पे जो बंदा जैसे प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहा है तो इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर कोई बंदा यहां पे आकर के प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहा है तो इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर कोई बंदा यहां पर आकर के आपके स्कूल पे आकर के आपके प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहा है तो उस बंदे को प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस बंदे का नाम प्रिंसिपल नहीं है। ठीक उसी प्रकार यह सूर्य पृथ्वी क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वृत्ताकार गति कर रही है, और वह बल जो किसी वस्तु को गोल गोल घुमाता है उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यानी अभिकेंद्र बल कोई बात ये नहीं है, जब कभी भी हम डेरिवेशन करेंगे तो जो भी बल इसको घुमाने का प्रयास करेगा, गोल गोल घुमाने का प्रयास करेगा, जब जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है G × m1 m2 बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो G m1 m2 बटे r का स्क्वायर है, इसकी गणना अगर हमें करनी होगी तो हम Fc के बराबर कर देंगे, यानी इसको mv स्क्वायर बटे r के बराबर कर देंगे। तो जो हमें ज्ञात करना होगा वह ज्ञात हम आसानी से कर लेंगे, यानी कि जो बल यहाँ इसको घुमाने का प्रयास करेगा वही क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी नाभिक, परमाणु का कोई भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल होता है उसे हम कहते हैं कूलाम बल। कूलाम बल, उसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कूलाम बल क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घुमाने का काम। तो यानी कि ये जो कूलाम बल है ना, ये कूलाम बल है ना, इसे ही हम क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल के बराबर कर देंगे। यानी कहने का मतलब, आपको समझाने का मतलब हमारा यही है कि अभिकेंद्र बल कोई अलग से किसी भी प्रकार का बल नहीं होता। जो बल वस्तु को गोल गोल घुमाने का प्रयास करता है, वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का प्रयास करता है, उसी बल को हम नाम दे देते हैं अभिकेंद्र बल। चाहे वह गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे कूलाम बल हो, चाहे कोई भी बल हो, जो बल किसी वस्तु को गोलाकार मार्ग पर घुमाने का प्रयास करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका अभिकेंद्र बल कहलाएगा, जिसका सूत्र आपका होता है mv स्क्वायर बटे r। तो इतनी बातें आप अभी फिलहाल याद रखेंगे। ये जितने भी सूत्र हैं, आने वाला जो आपका पाठ है उसमें सारे सूत्र आपको ड्राइव कराए जाएंगे, निगमन कराए जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ 4 जो है आपका समाप्त होता है। इसके जितने भी थ्योरी हैं वे समाप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।